सौर पैनल के बारे में जरूरी आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये समझ लो कि काम कैसे करता है बेसिकली। तो 11th 12th में आप ये सिद्धांत पढ़ोगे, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसके जो फोटॉन्स कण होते हैं, जो वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी सतह से टकराती हैं तो वहां पर अपनी एनर्जी प्रसार कर देती हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य की किरणें यहाँ पर टकराएंगी, जैसे कण लगातार टकरा रहे होंगे, एक के बाद एक आते जा रहे होंगे, तो वो जो है यहाँ इस सतह पर अपनी एनर्जी फैला देती हैं, अपनी एनर्जी को फैला देते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की मदद से हम इस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं या फिर एब्जॉर्ब कर सकते हैं इस एनर्जी को। तो वो जो सेमीकंडक्टर अर्धचालक सेल यहाँ पर लगा दिया है यदि, तो उसके टर्मिनल पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है वैसे जो है वो वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। उस वोल्टेज से हम बैटरी चार्ज कर लेते हैं और जब चाहे उसका यूज कर सकते हैं। बैटरी एकमात्र ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत को स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे यूज कर सकते हैं। तो इन्वर्टर में भी बैटरी यूज कर रहे होते हैं हम, सौर पैनल में भी बैटरी ही यूज कर रहे होते हैं हम। तो यहाँ पर सौर पैनल है और एक सेल से 0.45, 0.1 सेल से, और जब कई प्रकार के सेलों को एक क्रम में जोड़ दिया जाता है तो हमें सौर पैनल प्राप्त होता है। उस सौर पैनल का यूज हम बैटरी चार्ज करने में बहुत सारी चीजें में कर सकते हैं। और उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सौर पैनल का इस्तेमाल क्या किया जाता है, दूर दराज के इलाके जहाँ पर विद्युत लाइनें नहीं पहुंच पाई हैं, तो वहां पर संचार के लिए थोड़ी बहुत जो एनर्जी चाहिए उसको हम सौर पैनल की मदद से फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो वो जरूरी है। और उसकी कमी क्या है, सौर पैनल की कमी क्या है, बारिश के मौसम में दिक्कत जाती है थोड़ी सी। हालांकि अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन बारिश की कमी, बारिश में जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है इसको यूज़ करने में। इसके अलावा जो है और कोई सी ज्यादा कमी है नहीं इसकी, है ना। और कहाँ कहाँ यूज होता है, एक सैटेलाइट में भी यूज होता है, सैटेलाइट में भी लिख सकते हो आप इसका एग्जांपल। सैटेलाइट में भी सौर पैनल यूज हो रहे होते हैं, है ना। तो कहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, रेडियो एवं बेतार संचार तथा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर पैनल उपयोग किए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकल को यानी कैलकुलेटर में भी कई बार आपको सोलर प्लेट दिख जाएगी। बहुत से खिलौनों में भी सौर सेल लगे रहते हैं। सौर सेल पैनल विशेष रूप से डिजाइन की गई अन्य छतों पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इनसे अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो। तो आप अत्यधिक महंगा होने के कारण से इसकी एक और कमी क्या है, थोड़ा सा महंगा है, खर्चीला है, दूसरे अन्य स्रोतों की तुलना में ज्यादा खर्चीला है। उसके बाद आ जाती है समुद्रों से ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, जिस ज्वार भाटे का यूज करते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कैसे करते हैं। तरंग ऊर्जा क्या होती है, तरंग ऊर्जा के कारण से तरंगों को नहीं ट्रैप किया जाता है, हवा को, हवा किनारे चलती है तो उनको कैट करके जो है प्रबल पवन तरंग उत्पन्न करती है। वहीं व्यवहारिक उपयोग किया जाता है, प्रबल तरंगे हों तो उसको यूज करके, उन हवाओं का यूज करके टरबाइन को घुमाते हैं। ट्रैप करने के लिए विभिन्न युक्तियां विस्तृत की गई ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जा सके। तरंग ऊर्जा के बारे में ज्यादा नहीं दिया हुआ है। तरंग मतलब वेव नहीं, हवा चलती है समुद्र के किनारे, विशाल तरंग पवन तरंगे उत्पन्न होती हैं। उन पवन तरंगों को जो है ट्रैप करके, साफ साफ लिखा हुआ है, ट्रैप करके के लिए अलग अलग विविध युक्तियां रहती हैं। उन युक्तियों की मदद से क्या कर लेते हैं, हम टरबाइन घुमा लेते हैं और विद्युत उत्पन्न कर लेते हैं। फिर उसका आता है ऑरटेक, फुल फॉर्म भी आ सकता है ऑरटेक का, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। प्राप्त करने के लिए ऑरटेक में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर वेरिएशन आता है, सतह का तापमान और 20 किलोमीटर नीचे, 20 नहीं है, 2 किलोमीटर नीचे, 2 किलोमीटर नीचे 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए पानी के अंतर में। तो क्या कर लेते हैं हम, पानी को निकालते हैं और उस गर्म पानी को निकालते हैं और अमोनिया जैसे लिक्विड जो कि कम क्वथनांक पर ही उबलने लगते हैं, अमोनिया जैसे लिक्विड को हम उबाल लेते हैं और उसको उबालते हैं तो क्या हो जाता है, भाप बनती है, भाप से हम टरबाइन घुमा लेते हैं और फिर उसके बाद उस अमोनिया को फिर से लिक्विडिफाई कर लेते हैं, फिर से उसको भाप बनाते हैं। लगातार ये क्रम चलता रहता है, तो ऑरटेक बोलते हैं। भारत में कहीं पर भी नहीं है अभी, बन रहा है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, तो भूतापीय ऊर्जा का यूज हम कर रहे होते हैं अलग अलग जगह पर, पृथ्वी में अलग अलग जगह पर जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं कई बार, तो चट्टाने किसके संपर्क में आती है, लावा के संपर्क में आती है। उसके कारण से क्या होता है, चट्टानों के ऊपर का पानी जो है भाप बनने लगता है। अब वो भाप बनेगा तो कहीं से तो निकलना है, तो कई प्रकार की दरारें पड़ जाती हैं हमारे यहाँ, वहां उन दरारों से वो भाप निकल रही होती है। तो उन्हीं भापों का यूज कर लेते हैं हम, उसको ही हम भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। और इसमें लिखा हुआ है ऐसे गर्म पानी के स्रोत जो लगातार चट्टान के संपर्क में हैं, वो क्या कहलाते हैं, गर्म चश्मे कहलाते हैं। इन निकास मार्गों को गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत बोलते हैं। कभी कभी भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है जहाँ इनका दाब अधिक हो जाता है, तब स्थलों पर पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है। उच्च दाब पर निकली हुई भाप विद्युत जनरेटर की टरबाइन को घुमाती है जिससे विद्युत उत्पादन करते हैं।
है ना। परंतु ऐसे कम क्षेत्र हैं जहाँ व्यापारिक दृष्टि से ऊर्जा का दोहन करना व्यावहारिक है। न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कल विद्युत संयंत्र काम कर रहे हैं। भारत में कम है, और क्योंकि हैं तो गर्म पानी के सोते भी हैं, गर्म भाप भी निकल रही होती है, लेकिन वो उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो टरबाइन को घुमा सके। हैं गर्म पानी के सोते हमारे यहाँ, लेकिन इतनी ताकत नहीं है, और हो सकता है लगातार इस पर काम चल रहा हो। नाभिकीय की ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय की ऊर्जा जो है, नाभिक के विखंडन पर आधारित ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भारी नाभिक जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं? भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। जैसे ही टूटते हैं, बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और जो ऊर्जा निकलती है, फिर हम क्या कर लेते हैं? उस ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं पानी को भाप बनाने में। उस भाप से बनाई जाती है, घुमाई जाती है टरबाइन, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। अगर इसको पढ़ोगे तो समझ में आ भी जाएगा। किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न हुई ऊर्जा तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। तो ये भी बता सकते हो आप। विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किया जाए नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का भाग होता है, जिसमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त हो। इस ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पादन करने में किया जा सकता है। नाभ के विद्युत संयंत्रों का प्रमुख संपर्क पूर्णतः उपयोग होने पर पश्चात शेष बचे नाभ की ईंधन का भंडारण और निपटारा है। क्योंकि शेष सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि जो एक बार बन गई बिजली, उसके बाद जो कचरा बचता है ना, वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। और रेडियो एक्टिव वेस्ट में जो है परेशानी की बात है, वो उसका कुछ यूज नहीं कर सकते हम, वो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो हानिकारक है तो वो परेशान करता है, वो उसका निपटान संभव नहीं है। उसके बाद अगर इस अपशिष्ट का निपटान अच्छे से होता है, तो पर्यावरण संदूषित हो सकता है। इसके अतिरिक्त नाभ के विघटनों से आकस्मिक रिसाव का खतरा बना रहता है। नाभ के विद्युत संयंत्रों के प्रतिष्ठान की अत्यधिक लागत, पर्यावरण संदूषण का प्रबल खतरा, यूरेनियम की सीमित उपलब्धता, बृहत स्तर पर नाभ की ऊर्जा के उपयोग में निषेध बना देते हैं। तो नाभ की ऊर्जा की कमियां लिखी हुई हैं। प्रदूषण, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट कचरा निकलता है रेडियो एक्टिव, वो उसका निपटान संभव नहीं है आसानी से। दूसरा, अत्यधिक महंगा है। तीसरा, आकस्मिक रिसाव का खतरा बना रहता है। आकस्मिक नाभ की विकिरणों के, जो नाभ की विकिरणें रेडियो एक्टिव वेव्स की विकिरणें होती है ना, जो हानिकारक विकिरणें हैं, उनके रिसाव का खतरा बना रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेफ्टी रखना पड़ती है इसमें। और अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हुई, अगर वो रिएक्शन कंट्रोल नहीं हो पाई, तो धमाका होगा, वो धमाका परमाणु बम जितना होगा। इसके कारण से इसका उपयोग, इसको जो है बहुत कम यूज किया जाता है। वहीं यूज किया जाता है जहाँ बहुत सारी पैसे हों, श्रम उपलब्ध हो, मजदूर अच्छे खासी क्वालिफाइड मजदूर हों, तो वहां पर यूज कर सकते हैं। अगला है नाभ की संलयन। तो नाभ की संलयन में दो हल्के परमाणु जुड़ते हैं। हाँ, हालांकि मैंने पहले ही बोला, यहाँ पर एक ये लिखा हुआ है जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव भरमार ही है। वो एक तरह से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, नाभ के विखंडन ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नाप रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और छोटी इकाई है इसलिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज किया जाता है। तारापुर में सबसे पुराना है संयंत्र। उसके अलावा राजा प्रताप सागर, कलपक्कम और नरोरा, काकरापारा, केगा, शायद आपको याद भी होंगे ये सब नाम। इनमें जो है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। तो जीके के क्वेश्चन के तहत ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अभी कितना उत्पादन कर रहे हैं? 3% उत्पादन कर रहे हैं। हालांकि औद्योगिक देश की अपनी कुल विद्युत शक्ति आवश्यक है 30% नाव के संयंत्र से कर रहे हैं हम। कुल विद्युत मतलब जो भी उत्पन्न हो रही है, उसका केवल 3% ही हम नाभ की ऊर्जा से कर रहे हैं। तथापि बहुत से औद्योगिक देश अपनी कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता के 30, मतलब भारत के अलावा बहुत सारे लोग देश हैं जहाँ पर 30% ऊर्जा की आपूर्ति जो है वो इससे कर रहे हैं, नाभ की ऊर्जा से। भारत में 3% हो रही है केवल। हालांकि इस पे काम चल रहा है अभी भी। लोगों का विरोध बहुत ज्यादा होता है, स्थानीय लोग बहुत ज्यादा विरोध करते हैं कि इसका यहाँ पर मत लगाओ या फिर मत करो। आपको सोचो, यदि भोपाल में कोच फैक्ट्री में या दुर्गा गोविंद नगर में जो है वो अगर फैक्ट्री लगा दी गई, मतलब ये नाभिकीय संयंत्र लगा दिया गया, तो वहां के लोग खुद ही विरोध करने लगे। बोले भाई इतना डेंजरस चीज है, यहाँ क्यों लगा रहे हो? लोग बाग अगर जरा सा भी रिसाव हुआ है या फटफुटा गया तो हमारा क्या होगा? हम तो बिन मतलब बिना उसके, बिना कुछ करे जो है उड़ जाएंगे अगर ज्यादा धमाका होगा। इसलिए वो विरोध करते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं लगा पाई सरकार। ऊपर से बहुत महंगे होते हैं, महंगे होते हैं। और अपने स्किल्ड वर्कर बहुत कम है ना, आपकी ऊर्जा पे काम करने वाले इंजीनियर बहुत कम मिलेंगे, तो बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, तो और ज्यादा महंगे हो जाते हैं वो चीज। क्योंकि अपने यहाँ तो रट कर पास होने वाले ज्यादा हैं, हम भी उन्हीं में से एक है।
उसके बाद जो है नाभिकीय संलयन लिखा हुआ है, तो नाभिकीय संलयन में उल्टा होता है जस्ट विखंडन। विखंडन में भारी नाभिक टूटता है दो हल्के नाभिकों में, संलयन में दो नाभिक जुड़ते हैं। तो विखंडन पर जो है वो परमाणु बम बनाए जाते हैं, और संलयन पर हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन बम काय पे आधारित होते हैं? संलयन पर। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है नाभिकीय संलयन पर कौन से बम कहूँगा हाइड्रोजन बम। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत अति बम होते हैं, है ना। जो नाभिकीय बम या परमाणु बम जिसको बोलते हैं वो विखंडन पर आधारित होते हैं, उस पर कम फर्क पड़ता है, लेकिन ये तो बहुत बुरे ही होते हैं यार। हाइड्रोजन बम, भारत के पास है हाइड्रोजन बम। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्यों? वो भी क्वेश्चन है ये तो, अपन ने कहा नहीं लिखो। लिखो है वो, लेकिन महासागरों से तापीय ऊर्जा से होने वाली क्या समस्याएं हैं? आपको क्या लगता है सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है और क्यों? भैया उस दिन आपने बताया तो था अब तक, हाँ, लेकिन समतल लगता है, मैंने बोला था, आप बोल रहे थे नहीं अवतल सबसे होता ज्यादा, है समतल हाँ होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। सोलर कुकर में प्रैक्टिकली जो उद्योग होते हैं उसमें समतल दर्पण ही लगाया जा रहा होता है। एक बार देख लेते हैं क्लास 10th। बायजूस पे देखते हैं ना। एडवर्टाइज एडवर्टाइज आ रही हैं। क्या है ये बस? बाकी क्वेश्चन कहाँ गए? For solar cooker, the heat source is sunlight for heating and cooling. The reason why mirror is used to reflect the point. So, concave mirror can be used in the solar cooker as it focuses all the sunlight in one point, resulting in increased temperature, thereby heating and cooking the food. तो अवतल दर्पण ही देखेंगे, ठीक। क्योंकि वो एक सारी ऊर्जा को क्या कर देता है, एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। तो कोई डाउट नहीं है अब उसमें। महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं? तीन प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तीनों में परेशानियां हैं। पहला ज्वार और भाटा। ज्वार भाटे पर आधारित जो ऊर्जा होती है ज्वारीय ऊर्जा इसको बोलते हैं। उसमें क्या परेशानी है, बृहत स्तर पर बृहत लेवल पे बनाना पड़ेगा वो चित्र, लेवल जो कि पॉसिबल नहीं है। वो जो है इसमें क्या लिखे हुए हैं, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड सन द मून एज ए इम्पैक्ट ऑन टाइडल एनर्जी। तो पहली परेशानी ये है कि पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्भर करती है ये चीज। पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति पर डिपेंड करता है ज्वारीय ऊर्जा। इसके कारण से ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हम इसका। फॉर द कन्वेंशनल कन्वर्जन ऑफ टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी हाई डैम्स आर रिक्वायर्ड। और उसको ज्वारीय ऊर्जा को कन्वर्ट करने के लिए बहुत ऊंचे बांधों की जरूरत होगी, जो कि बनाना पॉसिबल नहीं है इतने बड़े लेवल पर। टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेव एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग वेव्स, और तरंग ऊर्जा में हमको बहुत ज्यादा तेज हवाओं की जरूरत होगी, बिना उसके पॉसिबल नहीं है वो। और ऑटेक में क्या होगा, ऑटेक में सबसे बड़ी कमी यही है कि 2 किलोमीटर पानी की गहराई पर तापमान में अंतर 20 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। तीनों प्रकार की उसमें
तीनों परेशानी है। पहले में ज्वार भाटे में क्या ऊर्जा है, ऊंचे बांध बनाना पड़ेंगे, पृथ्वी और चंद्रमा की अपेक्षित गति पर निर्भर करती है ज्वारी ज्वारी तरंगे, जिसके कारण से हमेशा नहीं मिल पाएगा हमको उतनी मात्रा में पानी, या फिर हम लगातार नहीं मिल पाएगा, कंटिन्यूअसली नहीं मिल पाएगा, सतत नहीं मिल पाएगा, ये लिख सकते हो, कंटिन्यूअस नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से उसमें परेशानी है। हम उसको ऐसा कोई सोच नहीं चाहिए कभी पानी आ गया डैम में कभी नहीं आया, ऊपर से बड़े डैम बनाना, लंबे क्षेत्र में डैम बनाना इतने पॉसिबल नहीं है ना। तो आप बोलोगे इसको कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब, ठीक है, और टेक लिख देना पहले। ओशन थर्मल पावर एनर्जी कन्वर्सन प्लांट में क्या दिक्कत है, मतलब 2 किलोमीटर का पानी में डिफरेंस होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर नहीं बना सकते। फिर उसके बाद दूसरा लिखोगे तरंग ऊर्जा में क्या, तरंग ऊर्जा में हवा का तेज चलना जरूरी है, नहीं होगा तो नहीं बन पाएगी एनर्जी। तीसरा लिख देना ज्वारीय ऊर्जा और में जो है वो ऊंचे बांधों की आवश्यकता होती है, जो कि बड़े स्तर पर बनाने में असुविधा हो सकती है, इसलिए इसका उपयोग भी ज्यादा नहीं किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, भूतापीय ऊर्जा जो है एक बार आप कोशिश कर, मैंने समझा दिया भूतापीय ऊर्जा। चट्टानों के गर्म होने से पानी के स्रोत जो है वो गर्म होते हैं, भाप बनकर गर्म चश्मों के रूप में बाहर आती हैं वो, और उसका यूज हम कर लेते हैं टरबाइन घुमाने में, जिससे हम बिजली बनाते हैं। और ये हमारी भूतापीय ऊर्जा है। अब अगर पर्टिकुलर शब्द चाहिए तो थोड़ा सा देखो, आप परीक्षा दिन में मिल जाएगा। अगर सही शब्द चाहिए तो वो वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा भूतापीय ऊर्जा का। नाभिक की ऊर्जा का महत्व क्या है, नाभिक की ऊर्जा का महत्व इसलिए ज्यादा है, पहले तो आप एक्सप्लेन करोगे नाभिक की ऊर्जा है क्या, और परमाणु भारी नाभिक टूटता है, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, भारी नाभिक टूटता है, उदाहरण में लिख दे यूरेनियम थोरियम पर, यूरेनियम थोरियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करें तो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, और टूटते हैं तो बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का उपयोग हम कर लेते हैं टरबाइन को घुमाने में। तो ये नाभ की ऊर्जा है, और इसका महत्व क्या है, महत्व इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लिखोगे उसमें, अगर हम कोयले को जलाएं, कई टन कोयले को जलाएं, तो जितनी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी उतना ऊर्जा केवल 1 ग्राम यूरेनियम से हमें प्राप्त हो सकती है। इसीलिए नाभिकीय ऊर्जा जो है वो उसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। हालांकि उसके कई प्रकार से हमको परेशानियां भी हैं, कई प्रकार से नुकसान भी हैं। तो वो नुकसान अगर पूछे जाए तो देखते हैं, नहीं तो बस इतना ही है। मेन महत्व क्या है, हमको मटेरियल कम लग रहा है और ऊष्मा बहुत ज्यादा मिल रही है, कई गुना ज्यादा मिल रही है। कोल हमको स्टोर करके रखना पड़ रहा है, धीरे धीरे कोल खत्म भी हो रहा है। तो वो ये पॉइंट भी लिख सकते हो, जो हमारे परंपरागत साधन है वो खत्म हो रहा है, हमको नवी उसकी तरफ जाना है। नवीन जो हमारे गैर परंपरागत साधन है उसकी तरफ जाना है, तो वो खत्म हो जाए, इससे अच्छा हम नए उसकी तरफ चले जाएं, और इसलिए हम जो है नाभिक की ऊर्जा को आगे बढ़ा रहे हैं। पर्यावरण विषय सरोकार, तो इसमें जैव नमनीय सीएनजी आता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, स्वच्छ ईंधन है। आप देखते हो आसपास जो है बहुत सारे सीएनजी ऑटो भी चल रहे हैं, तो सीएनजी का फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सीएनजी में कौन सी गैस होती है, ये भी तो पूछा जा सकता है, जीके का क्वेश्चन। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तो है, मीथेन ही होती है। सीएनजी में भी मीथेन होती है। तीन तारा मतलब, आवाज नहीं आ रही ऋषि, आवाज नहीं आ रही तेरी, माइक गड़बड़ है। भैया 3 नंबर का आ रहा है ना। हाँ, नॉलेज के हिसाब से तो, लेकिन मैं बता रही थी 3 नंबर का आ रहा है। ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है इसमें से, ओ। हम्म अच्छा है ना फिर भी नॉलेज के लिए। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त होता है, क्यों अथवा क्यों नहीं, चांसेस कम है। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, क्या आप इसे सीएनजी में स्वच्छ ईंधन मानते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं।
जब भी ऐसा बोले क्यों अथवा क्यों नहीं, तो उसका मतलब है कोई पर्टिकुलर सही आंसर नहीं है, लेकिन आपको इसका आंसर ये पता होना चाहिए। रॉकेट ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अनियंत्रित रूप से दहन होती है, हाइड्रोजन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता अभी, हाइड्रोजन अनियंत्रित रूप से दहन करती है, इसलिए रॉकेट के ईंधन में उस पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि रॉकेट को बहुत ज्यादा प्रणोद की आवश्यकता होती है ऊपर जाने के लिए। हम इसके सीएनजी की तुलना में स्वच्छ ईंधन तो मान सकते हैं सीएनजी की तुलना में, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन का उपयोग अभी नियंत्रित नहीं है हाइड्रोजन, इसके कारण से हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते हैं। स्वच्छ ईंधन तो बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अगर बर्न होती है तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है वो। स्वच्छ ईंधन है, लेकिन फिर भी सीएनजी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए सीएनजी का यूज करते हैं हम, है ना। स्वच्छ ईंधन तो है, हाइड्रोजन को अगर जलाओगे, खुद सोचो, हाइड्रोजन को जलाओगे H2+O2 क्या बनेगा, पानी बनेगा ना, H2 और O2। तो हाइड्रोजन गैस का दहन जो है वो नुकसानदेह तो नहीं है पर्यावरण के लिए, स्वच्छ ईंधन है वो बिल्कुल, लेकिन नियंत्रित नहीं की जा सकती, इसके कारण से हम सीएनजी का उपयोग करते हैं। कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रहता है, समाप्त और अनवीकरणीय कहलाते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय में आपको पता होना चाहिए। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध है, ऊर्जा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जो समाप्त हो जाएंगे उनको हम अनवीकरणीय बोलेंगे, और जो निश्चित दर पर अगर उपयोग करते रहें तो उसको पुनः उपयोग हो सकता है, उसे हम नवीकरणीय स्रोत बोलते हैं। तो इसमें पानी और लकड़ी भी जाते हैं नवीकरणीय स्रोत में, अनवीकरणीय स्रोत में कोयला पेट्रोलियम में जाते हैं। नवीकरणीय में सौर ऊर्जा भी आती है, पवन ऊर्जा भी आती है। दो ऊर्जा के नाम बताएं जो जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। जिन्हें समाप्त मानते हैं कोयला और पेट्रोलियम। अच्छा, जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना की, सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन में तुलना करना है, अंतर बताना है। तीन अंतर क्या हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता आपको पता होगा। पहला तो डेफिनेशन हो जाएगा, दूसरा जो है जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। तीसरा जो है वो प्रदूषण ज्यादा फैलाते हैं, कुछ प्रदूषण नहीं फैलाते। चौथा उदाहरण हो सकता है ना। जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उसमें लिखिए जैव मात्रा बायोमास और जल विद्युत, जब बायोमास और जल विद्युत की तुलना करना है। तुलना, ये कोई वो है। चलो ठीक है, डेफिनेशन लिख दो कि जैव मात्रा मतलब कि गांव में जो हमारे कृषि अवशेष निकलता है उसको हम एक संपाचक में भरकर मीथेन गैस बना सकते हैं। उसकी डेफिनेशन वो हो जाएगी। जल विद्युत में हम बड़े डैम बनाकर पानी को स्टोर करते हैं और उसको टरबाइन पर मारते हैं। तो दूसरा अंतर ये हो जाएगा, जैव मात्रा बहुत छोटे लेवल पर ऊर्जा का संसाधन है, हम केवल एक 10-15 गाँव को दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर बड़ा गोबर गैस संयंत्र बना लेंगे तो। जल विद्युत से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकल रही थी, बृहत लेवल पे इसका यूज किया जाता है, बहुत बड़े स्तर पर इसमें बनाया जाता है। आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें जैव मात्रा में स्थान की कम जरूरत पड़ती है, जल विद्युत में बहुत ज्यादा स्थान की जरूरत पड़ती है। जैव मात्रा में जो है हम प्रकृति को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन जल विद्युत संयंत्र स्थापित करते हैं तो बहुत बड़े बांध बनते हैं, जिसके कारण से जैव विविधता बायोमास की तुलना में तो ज्यादा ही प्रभावित होती है। आप डैम में रोक रहे हो तो मछलियों का प्रभाव, मछलियां जो उनका वो होगा, वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। डैम बड़े बड़े बनते हैं तो कई प्रकार से लोगों को भी परेशानी होती है, तो ये लिख सकते हो आप, है ना। निम्नलिखित में से ऊर्जा निष्कर्षित करने की सीमाएं लिखी है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले ही बोला हुआ है। आपके जो पवन ऊर्जा है उसकी सीमाएं बताओ, कमी बताओ। तो बृहत लेवल पे हमको पवन चक्की स्थापित करना पड़ती है, दूसरी हवा की रफ्तार तेज होना चाहिए, है ना। तो ये हमारी पवन उसकी सीमा है। तरंग सीमा क्या है, तरंग में हवा की गति बहुत ज्यादा तेज होना चाहिए और हवा को ट्रैप करने के लिए एक सस्ती सुलभ युक्ति होना चाहिए। वो परेशानी भी आती है तरंग में। और ज्वार भाटा की क्या है, तो फिर से बताया मैंने, जो ऊंचाई होती है डैम की ज्यादा चाहिए पड़ती है और बड़े लेवल में बनाना पड़ेगा, ऊपर से पृथ्वी और चांद की आपेक्षिक गति पर निर्भर करते हैं ज्वार भाटा, जो कि कभी हो सकते हैं कभी नहीं हो सकते, तो हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगी हमको ये वाली ऊर्जा, है ना। ये कमियां हैं इसकी, आपको पता होना चाहिए। अंतर वर्गों में किस आधार पर वर्गीकरण करना है, नवीकरण और अनवीकरणीय। तो नवीकरण में वो आएंगे जो अक्षय हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, पुनः उपयोग किया जा सकते हैं। अनवीकरण में खत्म हो जाएंगे, पुनः उपयोग नहीं कर सकते। समाप्त तथा अक्षय, समाप्त मतलब जो खत्म हो जाएंगे। क्या दोनों के विकल्प समान है, हाँ समान है। ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण होते हैं, पहले बता चुका। सोलर कुकर का उपयोग लाभ हानि लिखना है।
ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? ऊर्जा की खपत कम करने के लिए 4 उपाय लिखिए। तो ऊर्जा की बढ़ती मांग के लिए जब जितनी मात्रा में हम ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है उसके कारण से हम उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं, और जब वो उत्पादन जीवाश्म ईंधन जैसे होता है तो हमारे पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा होता है। ऊपर से जब हम जल विद्युत बनाते हैं तो कई प्रकार की जैव विविधता भी प्रभावित होती है। तो बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम जो है बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं, जैसे बिजली का दुरुपयोग रोकना एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। बिजली का दुरुपयोग रोकना, हम अननेसेसरी अपनी गाड़ियों का यूज कम कर दें, है ना। हम अननेसेसरी अगर गाड़ियों का यूज कम कर दें तो भी हम ऊर्जा के उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। पॉलीथीन पॉलीथीन नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और क्या कर सकते हैं हम जिससे हम मदद कर रहे होंगे, बढ़ती मांग को रोक रहे होंगे? भैया वो बिजली की या सारे पदार्थों की, सभी ऊर्जा मतलब के जितने भी स्रोत होते चीजें, हैं। ऊर्जा के स्रोत। तो भैया फिर वो स्कूटर से जाने की बजाय पैदल जाना। हाँ, जो यातायात के सार्वजनिक सार्वजनिक साधन होते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं आप, और साइकिल या पैदल जाने का भी यूज कर सकते हो। एक बार इसके क्वेश्चन देख, अच्छा क्वेश्चन देख चुके हैं इसके, कल ही अपन बता चुका हूँ मैं कि इसके जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो बढ़िया है, अगला चैप्टर देख लेते हैं एक बार। ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए इसमें। ओ, अगला चैप्टर है। हाँ, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगला चैप्टर मैं केवल इसी पे रह रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक पे, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है। तो नहीं, ऑनलाइन भी पढ़ाया है, समझाया तो है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल वगैरह पढ़ाया है आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में? तो पढ़ाया है। जी भैया, पढ़ा है यहाँ भी। ठीक। तो इस चैप्टर में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर समझ सकते हो कि आप जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन से होंगे जो अपघटित हो जाएंगे, आप ढूंढ सकते हो। आहार श्रृंखला भी आप आसानी से ढूंढ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आहार श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है वो मैंने पहले ही बताया। आहार श्रृंखला सीमित होती है, एक एक जैसे घास को कौन खाता है? बकरी खाती है, बकरी को इंसान खाता है, तो ये एक आहार श्रृंखला हो गई। और इसी प्रकार की कई प्रकार की श्रृंखलाएं जब होती हैं आपस में, खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाती हैं तो उन्हें हम खाद्य जाल बोलते हैं। किसी पारितंत्र के घटक हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता सभी। तो उपभोक्ता सभी हरे पादप किस पोषक स्तर में आते हैं? तो प्रथम पोषक स्तर में आते हैं एक पारितंत्र में मानव। अच्छा, बाकी पोषक स्तर याद है? वो पिरामिड देख लेना एक बार बुक में, पिरामिड जो बना हुआ ना पोषक स्तर का, वो देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पहले पोषक स्तर में कौन आते हैं, दूसरे पोषक स्तर में कौन आते हैं, तीसरे में कौन आते हैं, चौथे में कौन आते हैं। अच्छा, ये पोषक स्तर है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, उपयोगिता और तृतीय उपभोक्ता। एक और पिरामिड बना हुआ है यहाँ पर, वो पिरामिड जो बना हुआ है, पिरामिड नहीं बना हुआ है। नहीं, पिरामिड एक ही है। मेरे को 2 पिरामिड क्यों होते हैं? चलो गलती हो गई कुछ है। सॉरी। तो यहाँ एक परिधि में मानव है सर्वहारी, ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है कि उल्टा? ऊर्जा, ऊर्जा तो मतलब उल्टा, उल्टा। क्यों उल्टा? ये सीधा पिरामिड है कि उल्टा? भैया वो ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है ना, दस भाई दस साहब, परसेंट जाती है ना। हाँ तो 10% मतलब कम होती जा रही ना। यहाँ ऊर्जा ज्यादा है, फिर यहाँ कम है। एरिया देख लो ना, ये एरिया ज्यादा है, फिर उसका कम होता जा रहा है। तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा पिरामिड होता है ना। उल्टा पिरामिड मतलब हो जाएगा ये, मतलब ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा होगा। सदैव सीधा पिरामिड होता है उल्टा का। अब इसमें हो सकता है देख लें एक बार मीडियल में क्या दिया हुआ है, हो सकता है गलत दिया हो। कहाँ कहीं आंसर देखा था क्या ऋषि? और कोई भैया बोले? ऐसे ही मार रहे थे तुक्का। तुक्का? और किसी ने बोला आंसर? भैया मैंने भी मतलब मैंने तो साइंस से उल्टा? बोला था मेरे, लेकिन गलत निकला। हाँ बोलो क्या साइंस था आपका? भैया, मुझे लगा वही पहले वो आता है ना, मतलब वो 10-10% का, मैंने भी वही सोचा था। दस मैंने दस उसकी नकल परसेंट नहीं की, लेकिन मैंने ये
था। हाँ नहीं, ये कॉमन सी मिस्टेक है, नॉर्मली सबके साथ होती है। सीधा पिरामिड होता है, उसका सेंस बिल्कुल लाजमी है, सिंपल सा है। सीधा पिरामिड ऐसा होता है। और इसका देखो यहाँ पर एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया ज्यादा है, फिर कम होता जा रहा है। कम हो जाना क्या दिखा रहा है कि ऊर्जा स्तर घट रहा है ऊपर जाने पर। उत्पादक से उस शीर्ष तक जा रहा है तो ऊर्जा का स्तर घट रहा है, ये सीधा पिरामिड होगा, है ना। तो याद रखिएगा सदैव सीधा। उल्टा पिरामिड जो है वो आपने दूसरा केस क्या पढ़ा था अपन ने, इसका उल्टा क्या होता है, क्लास में बात हुई थी आज। ऊर्जा के जो बायो मैग्निफिकेशन होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसको हम जैव आवर्धन बोलते हैं, जैव आवर्धन उल्टा होता है। जैव आवर्धन में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी, हानिकारक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ती जाएगी। मतलब खेती में अगर आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो तो वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, ऊपर वाले को बंदे को मिलेंगे, वो उल्टा पिरामिड हो सकता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला सीएफसी है। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को आहार बनाता है, आहार श्रृंखला कहलाती है। जीवाणु कवक जैसे सूक्ष्म जीव अपमार्जक कहलाते हैं। वर्षा के पानी को एकत्रित करने से उपयोग में लाना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। पोषक ऊर्जा का स्थान 10% होता है। ग्लोबल वार्मिंग के कोई दो कारण लिखिए। अत्यधिक मात्रा में वायु प्रदूषण होना पहला कारण है। दूसरा जो है वो वायु प्रदूषण के कारण से ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस के कारण से ग्लोबल वार्मिंग होती है। दो कारण कैसे हो सकते हैं आप लिख सकते हो, एक तो जो है अत्यधिक वायु प्रदूषण होने के कारण से हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग वो हो रही है। दूसरा जलवायु परिवर्तन भी इसका एक कारण हो सकता है। ये मिडिल में दिए है। ये वो बढ़ते वन कटाव के कारण। बिल्कुल हाँ। वृक्षों की अत्यधिक कटाई से CO2 की वृद्धि, जीवाश्म ईंधन के दहन से CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि, एरोसोल जैसे CFC का उपयोग करना। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर, उत्पादक उपभोक्ता के मध्य पोषण संबंध का प्रदर्शित करती है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर मिलने से खाद्य जाल बनता है। तो खाद्य श्रृंखलाओं से खाद्य जाल बनता है। जीवों की संख्या कम होती है, जीवों की संख्या ज्यादा होती है। प्रवाह एक दिशीय होता है, प्रवाह जो है वो बहुदिशीय हो सकता है। एक दिशीय परंतु साथ साथ बहुपथीय होता है। एक दिशीय तो होता है लेकिन बहुपथ के माध्यम से होता है। उत्पादक उपभोक्ता 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 अपघटक। सही है, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर दिया हुआ है बहुत अच्छे से इसमें। ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए। ठंडे प्रदेशों में हर पौधों को बचाने के लिए कांच के घर निर्माण किए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश इन तरंग से कम होती है, वह कांच के अंदर प्रवेश तो कर जाते हैं परंतु तरंग बाहर नहीं जो पाते, वातावरण में नहीं पाते, फलसे कांच तो पृथ्वी के आंसू आजू बाजू भी गैसों के कारण से एक परत बन जा रही है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश अंदर आ जाता है लेकिन ट्रैप हो जाता है यहीं पर, बाहर नहीं जा पाता। इस कारण से तापमान बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पर्यावरण में CO2 मीथेन इत्यादि गैसें यही कार्य करने में पृथ्वी के तापमान। तो आपसे फिर से पूछा जा सकता है, देखो ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस सभी ग्रीन हाउस गैसेस है। परितन में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। जैविक और अजैविक कार्य, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अजैव न्यूनीकरण प्रदूषण का नाम लिखिए, मानव के लिए हानिकारक है। इन्होंने प्लास्टिक पन्नी और क्या लिखा है, प्लास्टिक पॉलीथीन और कृषि रसायन DDT। ओजोन परत, पेस्टिसाइड भी लिख सकते हो इसमें, कृषि रसायन पेस्टिसाइड। ओजोन परत की क्षति हमारे जिन तक पता है आपको। पोषक स्तर के सभी जगह को समाप्त कर दें तो जैव विविधता प्रभावित होगी, और किसी पोषक तत्व के सभी जगह नष्ट करने से पोषक तत्व के नीचे के पोषक तत्व की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, जबकि नष्ट हुए पोषक तत्व ऊपर के पोषक तत्व सभी जगह हवा में नष्ट हो जाएंगे। सही है यार ये वाला आंसर भी। पोषक स्तर के एक स्तर को खत्म कर देंगे तो नीचे वालों की संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि उनको खाने वाला नहीं है, और ऊपर वालों की संख्या खत्म हो जाएगी क्योंकि उनके लिए अब खाना नहीं बचा हुआ है। इसके कारण से सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। अम्लीय वर्षा क्या है, जो वायु प्रदूषण है उसके कारण से नाइट्रस जय को जाने का। ओ उस बच्चे चले गए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में जाते हैं, और खास तौर पे दो नाइट्रोजन और दो ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड।
है ना, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये दोनों मिलते हैं पानी में और मिलके क्या बना लेते हैं, अम्लीय कर देते हैं वर्षा, और इसके कारण से पानी जो है वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। और कैसे होती है, सीधे सीधे लिखोगे इसमें, जो हम वायु प्रदूषण फैलाते हैं वो गैसेस ऊपर जाती हैं, नाइट खास तौर पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड वहां पर पानी में घुलनशील हो जाते हैं, जिसके कारण से पानी का पीएच जो है वो घट जाता है, और इसी कारण से अम्लीय वर्षा होती है। क्या परेशानी होती है, फसलों को नुकसान पहुंचाती है, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, हमको भी त्वचा कैंसर हो सकता है। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण प्रदूषण के उदाहरण सहित अंतर लिखिए, तो लिख सकते हो मेरे ख्याल से। अगले में ऑब्जेक्टिव ही है केवल, तो निम्न से प्राकृतिक स्रोत का कौन सा नहीं है, नहीं है प्राकृतिक स्रोत विद्युत। जो विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, तो वन के जल, भैया आपने एक जल, बार बोला था पीने का पानी लिखा होता तो फिर पानी ज्यादा सही होता, अभी वन ज्यादा सही है। अच्छा केवल जल लिखा हुआ है ना, हाँ। हाँ यार लॉजिकली मैं, मेरे में दिमाग तो है, मानना पड़ेगा। यहाँ पर जल लिखा हुआ है ना केवल, जल तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, प्राकृतिक संसाधन की बात हुई है, तो वन ज्यादा सही आंसर होगा इसमें। जल भी है लेकिन वन ज्यादा सही होगा। मीडियम में क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ, बाबा सही बोला था मतलब मैंने। प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं हैं जो केवल भूमि पर मौजूद हैं। कभी कभी मुझे ही खुद पे आश्चर्य होता है कि मैं कितना कुछ नहीं। प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं हैं जो केवल भूमि पर मौजूद प्रकृति का उपहार, जो मानव जाति को बहुत लाभदायक है, मतलब ये कर चुके होंगे हम, कर लोगे तुम। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, पानी सड़ता नहीं है गंगा नदी गैस के कारण से। गंगा सफाई योजना बताए, मैं फिर से नहीं लगाऊंगा मीटिंग, है ना, लगा लूँ क्या? भैया हाँ। कॉली से पानी नहीं सड़ता क्या? नहीं भाई ये तो गलत है, कॉलीफॉर्म नहीं है, वो दूसरा बैक्टीरिया है, मैंने कुछ गलत, कॉलीफॉर्म। भैया कॉलीफॉर्म